अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ सरमज़ा अकबर और मैं आज आपको 4th चैप्टर का मज़ीद आगे का हिस्सा पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमने मस्कन की बुनियाद पर, हैबिटेट की बुनियाद पर जानवरों को किस तरह अलहदा किया है। कुछ खुश्की वाले, कुछ पानी वाले, कुछ पानी खुश्की दोनों, कुछ दरख्तों पर रहने वाले, जबकि कुछ उड़ने वाले। ठीक है, इन 5 हिस्सों में हमने जानवरों को तकसीम किया था। आज हम 3 मज़ीद हिस्से पढ़ेंगे उसके, यानी कि उन हिस्सों को हम ब्रीफ करेंगे, पढ़ेंगे कि इन 3 हिस्सों में किस तरह के जानवर होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आते हैं खुश्की पर रहने वाले जानवर। कौन से जानवर आते हैं? खुश्की पर रहने वाले जानवर, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, खुश्की पर रहने वाले जानवर यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कितना कैसा होता है? ऐसा नहीं है कि खुश्की है ना, खुश्की में हरी जगह खुश्की नहीं होती, यानी कि खुश्की की भी कुछ किस्में होती हैं, जैसे कि पहाड़, सहरा, सही, ये सारे भी खुश्की वाले ही जानवरों का इन्वायरमेंट होता है। सही, यानी कि जो जानवर खुश्की में पाए जाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ज़मीनी के ऊपर पाए जाएंगे, बल्कि वो पहाड़ों पर भी रहते होंगे, वो सहरा पे भी रहते होंगे और वो मैदानी इलाकों में भी रहते होंगे। सही है, तो खुश्की जो है वो किन तरह की होती है, यानी कि हैबिटेट जो है वो किस किस तरह का होता है खुश्की में? सहरा, पहाड़ी, और मैदान। ठीक है, सहरा, पहाड़ और मैदान, ये हमारा हैबिटेट में आता है, मस्कन में आता है, यानी कि जानवर जो खुश्की में रहने वाले हैं वो इन 3 जगहों पर पाए जाएंगे। अब इन 3 जगहों, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्यों इन 3 जगहों पे टूट गया? बच्चों, इन 3 जगहों को अलग-अलग लिखने का मकसद ये है कि जानवर जो है वो जब भी किसी हैबिटेट में रहता है तो वो उसकी आबो हवा की, उसके दर्जे हरारत की, सूरज की रोशनी की, गर्मी की, सर्दी के लिहाज से वो अपनी बॉडी को अडेप्ट करता है, यानी कि उसका आदी हो जाता है। जिस तरह सहरा में रहने वाला जानवर कम पानी का, सही है, उसके साथ ज़्यादा धूप का, ज़्यादा गर्मी का, ज़्यादा देर रोशनी का आदी हो चुका होता है, जबकि पहाड़ में रहने वाला जानवर ठंड का आदी हो चुका होता है। ठीक है, खुश्की का आदी हो चुका होता है। बात समझ में आ रही है? मैदान में रहने वाला जानवर जो है उसको वो आदी नहीं होता खुश्की का, वो नमी का आदी हो चुका होता है। मैदानी इलाके ज़्यादातर नमी के होते हैं। ठीक है, पानी उसको चाहिए होता है मौके पे, सही है, बगैर पानी के मैदानी जानवर नहीं रह सकते। बात समझ में आ रही है? इस वजह से हमने आबो हवा की वजह से, माहौल की वजह से, उनके इन्वायरमेंट की वजह से हमने जानवरों की और उनके इलाकों की तकसीम कर दी है। किसमें? सहरा में, पहाड़ में और मैदान में, कि कुछ जानवर सहरा में पाए जाएंगे, कुछ पहाड़ों पर और कुछ मैदान में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सहराई जानवरों की। ठीक है, सहराई जानवरों में यानी कि हमने इनको किस बुनियाद पर 3 हिस्सों में तकसीम किया है? हमने इनको तकसीम किया है किस बुनियाद पर? आबो हवा, दर्जा हरारत, सहरा में सूरज डायरेक्ट पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से जो दर्जा हरारत है वो उस जगह का इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा रोशनी, ठंड और नमी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि कौन कौन सी खुसूसियात की बुनियाद पर हमने इनके इन्वायरमेंट को अलग किया है। अब हम कुछ खुसूसियात पढ़ लेते हैं जानवरों की, यानी कि जानवर जो है वो किस किस तरह अपने आप को इस लिहाज से चला रहे होते हैं। जिस तरह सहरा में रहने वाला जानवर है ऊँट। तो बच्चों, ऊँट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहें तो पेज नंबर 12 से आप देख सकते हैं। ऊँट ऐसा जानवर है जो कि कहाँ पाया जाता है? सहरा में पाया जाता है। सहरा में पाया जाता है। ऊँट में क्या क्वालिटी होती है सहरा यानी कि एनवायरनमेंट के हिसाब से? ऊँट की क्वालिटी ये होती है
कि वो कम पानी का आदी हो चुका होता है, यानी कि पानी के बगैर वो काफ़ी दिन तक ज़िंदा रह सकता है। सही है। उसके अलावा धूप गर्मी का वो आदी हो चुका होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि उसने अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने आप को अडेप्ट कर चुका होता है। सही है, क्लियर होगा। पहाड़ी इलाकों में कुछ जानवर पाए जाते हैं जिस तरह मारखोर। ठीक है, मारखोर जो हमारा कौमी जानवर भी है, मारखोर। ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, पहाड़ों पे पाया जाता है। ठीक है। अब मारखोर जो है वो सर्दी का आदी होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे चीतास भी होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जो कि सफ़ेद लियोपर्ड वगैरह जो होते हैं, वाइट लियोपर्ड, वाइट फीसेंट भी हम अक्सर कहते हैं, नाम सुना होगा आपने। ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और ये ठंड के आदी होते हैं, यानी कि सर्दी से इनकी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। ये ठंड के सर्दी के आदी हो चुके होते हैं। बात समझ में आ गई? मारखोर पहाड़ पर पाया जाता है और वो ठंड का आदी हो चुका होता है। सही है, यानी कि सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत उसमें होती है। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने इनको बॉडी भी ऐसी दी होती है, यानी कि इनकी जिस्म पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। जंगली बकरा जो होता है, ये पहाड़ी बकरा, आप नाम सुना है, बकरा ईद के दिन आ रहे हैं तो उसमें पहाड़ी बकरे भी आते हैं। तो आप देखते हो बाकी बकरों के मुकाबले उनकी जिल्द के ऊपर बाल ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ज़्यादा होती है, तो अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी को भी वैसी बनाया। यानी कि हर जानवर वो जहाँ भी रहता है उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से उसकी बॉडी भी होती है, जब भी वो उस जगह पाया जा रहा होता है। सही है। तो पता चल गया जानवर कहाँ रहते हैं। जानवर जहाँ भी रहते हैं वो उस माहौल के हिसाब से अपने जिस्म को ढाल कर रखते हैं। सही है, ये बात समझ में आ गई। उसके अलावा हम बात करते हैं मैदान की। तो मैदानी इलाकों में आप किसी भी ज़्यादातर जानवरों का नाम लिख सकते हो, जैसे कि हमारे पास गाय है, बकरी है, शेर है, उसके अलावा एलिफेंट है, हाथी है, और दूसरे जानवर भी हैं जो कि आमतौर पे मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। बंदर लिख देते हैं हम। ठीक है, बंदर। बल्कि बंदर नहीं, हम लिख देते हैं गाय। मैदानी इलाकों में पाई जाती है, टाइम पर पानी चाहिए, ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है? ये मैदानी इलाकों वाले जानवरों की खासियत होती है। सही है। जबकि जो सहराई इलाके वाले जानवर हैं उनको पता है वहाँ पे पानी कम है, तो अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी भी ऐसी बनाई है कि उनकी बॉडी बग़ैर पानी के भी काफ़ी दिन तक रह सकती है। ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की क्या क्या खुसूसियात होती हैं, किस किस किस्म के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, समझ में आ गया। मज़ीद जानने के लिए आप पेज नंबर 12 पे फर्स्ट पैराग्राफ है टेरेस्ट्रियल एनिमल के नाम से, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं पानी में रहने वाले जानवर की, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स की। अच्छा बच्चों, एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो पानी भी दो तरह के होते हैं। ऐसी है, पानी दो तरह के होते हैं। किस किस तरह के? खारा पानी, खारा और मीठा पानी। ठीक है। खारे पानी की इकसाम में आ जाता है समंदर, जबकि मीठे पानी में आ जाते हैं लेक्स, झरने, उसके अलावा पॉन्ड्स, तालाब वगैरह, और रिवर्स, नहरें वगैरह, दरिया वगैरह। ठीक है, वो मीठे पानी में आ जाते हैं। खारे पानी में ओशियंस और सीज, जो बड़े बड़े समंदर होते हैं, उसमें खारा पानी होता है। अब यहाँ पे जो है कुछ जानदार पाए जाते हैं, जिस तरह मछलियाँ, ऑक्टोपस, स्टारफिश, जेलीफिश, उसके अलावा और दूसरे जानवर। ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो एक्वेटिक एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं। पानी बहरी इलाकों में पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। जिस तरह मछलियाँ, उनके जो गलफड़े होते हैं, उनके जो गिल्स होते हैं, उसकी मदद से वो सांस ले सकती हैं। सही है, तो उसके लिए वो पानी में मौजूद होती हैं। वो हवा में सांस नहीं ले सकती अपने गलफड़ों से। क्यों? क्योंकि हवा में सांस लेने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? फेफड़े होने चाहिए। सही। बहरहाल ये समझ में आ गया। तो अब ज़रा इनकी बॉडी को भी डिस्कस कर लेते हैं। मछलियों की बॉडी कैसी होती है? मछलियों की बॉडी पानी के हिसाब से अल्लाह ताला ने बनाई हुई होती है। उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। ठीक है। उसके अलावा फिन्स होते हैं। फिन्स यानी ऐसे पंखड़ियाँ जिनकी मदद से वो बासानी तैर सकते हैं। ठीक है, फिन्स बोलते हैं हम उनको, पंख जिसको बोलते हैं। स्केल्स, छिलका। आप जब मछली लेते हो तो मछली वाला जब उसकी सफाई कर रहा होता है तो एक उसके पास ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रश लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसकी मदद से उसको छील रहा होता है। तो वो क्या छील रहा होता है? वो उसके ऊपर से स्केल्स हटा रहा होता है। उसके अलावा आ जाता है जिनके ज़रिए वो सांस लेता है, गिल्स, यानी
गलफड़े। ठीक है, ये थी फ़िश की एग्जाम्पल बच्चों। क्योंकि जब भी पानी का नाम आता है तो एक ही जानवर सबसे पहले जहन में आता है, वो क्या है? वो है फ़िश। ठीक है, ऑक्टोपस और जेली फिश और स्टार फिश ये बात की बात में आते हैं। ठीक है, वरना अगर पानी का नाम है तो डायरेक्ट किसकी बात आती है? फ़िश की। जब भी हमने स्ट्रक्चर भी किसका पढ़ा है? फ़िश का पढ़ा है। ठीक है, अब जो है मछली, कौन कौन सी मछलियाँ जी पानी में रहने वाले जानवरों में आ जाता है? ऑक्टोपस, उसके अलावा आ जाता है स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश। ठीक है, प्रॉन्स, क्रैब। प्राउंस, प्राउन क्या होते हैं पता है बच्चों? प्राउन बोलते हैं झींगों को, क्रैब, क्रैब बोलते हैं केकड़ों को। ठीक है, क्रैब, केकड़े, प्राउन, झींगे। जेलीफिश, स्टारफिश, ऑक्टोपस ये भी पानी में रहने वाले जानवर हैं। और इनके साथ साथ क्या चीज़ रहती है पानी में? मछली रहती है। सही है, फिश रहती है। बात समझ में आ गई? पानी में रहने वाले जानवरों में क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं? गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, स्केल्स होते हैं। सही है, उसके अलावा जेलीफिश, स्टारफिश और जेलीफिश और स्टारफिश की बात, वो ऑक्टोपस की बात करें तो इनके पास जो है वो हेयरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इनके पास एक्सटेंशंस होते हैं, लंबी लंबी इनकी टांगें होती हैं, जेलीफिश की भी और ऑक्टोपस की भी। जेलीफिश की अपने कंट्रोल में नहीं होती, जबकि ऑक्टोपस की अपने कंट्रोल में होती है, यानी कि वो अगर किसी चीज़ को पकड़ता है तो वो अपनी मर्ज़ी से पकड़ता है। जबकि जेलीफिश अगर किसी को छूती भी है, यानी कि गलती से भी उसको पता भी है कि कोई जानदार है नीचे और वो टांगें उसको लग जाएं तो वो उसको झटका देती है, यानी कि उसका जो हार्मफुल केमिकल होता है, जहर होता है, वो फ़ौरन उस जानवर की या फिर उस इंसान की बॉडी में चला जाता है सिर्फ टच होने से। क्यों? क्योंकि इसके जो आर्म्स होते हैं वो इसके कंट्रोल में नहीं होते। सही है, वो बस जस्ट पर स्टाइल जो होता है इन दोनों के पानी में तैरने का, सफ़र करने का, वो इसी तरह का होता है। यानी कि ये समझ लें आप उनके आर्म्स हैं और ये उनका ऊपर वाली बॉडी है, हेड है, और वो इस तरह से तैर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह तैरी होती है जेलीफिश भी, ऑक्टोपस भी। अब ये था जेलीफिश और ऑक्टोपस का आर्म्स की वजह से एक जैसापन। अब बात करते हैं स्टारफिश और ऑक्टोपस की। स्टारफिश के नीचे जो है वो कुछ पंप्स लगे हुए होते हैं, पंपर्स। आपने देखा होगा कुछ ऐसे पंप्स होते हैं जिनको हम शीशे पे चिपकाते हैं, होते नहीं होते, चिपकाते हैं वो चिपक जाते हैं और हटाते हैं तो हट भी जाते हैं। ठीक है, ऐसे पंपर्स जो हैं वो कहाँ लगे हुए होते हैं? वो स्टारफिश में और ऑक्टोपस दोनों के नीचे वाले हिस्से में लगे हुए होते हैं, जिसकी मदद से ये कभी भी अगर किसी चीज़ को, यानी कि ज़्यादा पानी है, ये नहीं तैर पा रहे हैं, पानी का बहाव ज़्यादा है, तो फिर ये किसकी हेल्प लेते हैं? ये चीज़ों की हेल्प लेते हैं, यानी कि एक पत्थर पे ये अपनी खाल को चिपकाते हैं और वो जो पंपर्स होते हैं वो उसमें चिपकते हैं और फिर ये बढ़ते हैं आगे, और इसी तरह ये सफ़र कर रहे होते हैं। या फिर कोई बॉडी है, किसी ऑर्गेनिज्म को ये खा रहे हैं और वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उस पर इस तरह चिमट जाते हैं, चिपक जाते हैं उन पंपर्स की वजह से। आज समझ में आ गई कि एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं। अब बात करते हैं हम ऐसे जानवरों की जो पानी में भी पाए जाते हैं और खुश्की में भी पाए जाते हैं, जिनको हमने क्या पढ़ा था? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऐसे जानवर होते हैं जो कि पानी में भी पाए जाते हैं, खुश्की में भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा एम्फीबियंस जो है इनमें कुछ खुसूसियात मैं आपको इधर से पढ़ के बताता हूँ पैराग्राफ की मदद से, आपके लिए भी ये हेल्प आउट करेगा। अच्छा जी, कुछ जानवर ऐसे हैं जो पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस कहलाते हैं। इन्हें जलथलिया कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं, जलथलिया उर्दू में कहते हैं। बहरहाल एम्फीबियंस आप याद रखें। इसकी एक मिसाल मेंढक है। ठीक है, इनकी एक मिसाल क्या आ गई? मेंढक आ गई। इधर इस तरह हमने मिसाल दी, हम इधर दे देते हैं कि कहाँ रहते हैं? खुश्की प्लस पानी दोनों में रहते हैं। इनकी मिसाल क्या है? इनकी मिसाल है एक मेंढक और देखते हैं हम, ठीक है, इनकी एक एग्जाम्पल लिया हमने मेंढक। अब हम इनके जिस्म की बात करते हैं। मगरमच्छ, कछुए वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस में। अब जब हम इनके
बॉडी की बात करते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो झिल्ली की तरह होती है, यानी कि इनकी बॉडी पे एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर चिपका हुआ होता है। मैंने जो है वो इंटर में डायसेक्शन की है, तो मैंने इनकी बॉडी को देखा है। मेंढक की बॉडी को इंटर में हम जो है वो काट कर चेक करते हैं अंदर से, तो इसकी बॉडी के ऊपर एक झिल्ली चिपकी हुई होती है। वो जो झिल्ली होती है वो इनको तैरने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। यानी कि पानी इनकी बॉडी से फिसलता जाता है और ये बासानी तैरते जाते हैं, सही है। तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या मौजूद होती है? झिल्ली मौजूद होती है, झिल्ली होती है। उसके अलावा इनकी बॉडी, इनके पास लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, जिनकी मदद से ये सांस ले रहे होते हैं। कहाँ? खुश्की में। अब आप कहते हो कि आपने बताया, मैंने बताया कि जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो गिल से सांस ले रहे होते हैं, पर इनके पास तो लंग्स हैं, फिर ये पानी में कैसे रह सकते हैं? हाँ, हम ये मानते हैं कि खुश्की में रह सकते हैं, पर ये पानी में कैसे रहेंगे? इनके पास तो लंग्स हैं। और आप कह रहे हो कि ये झिल्ली इनके ऊपर चढ़ी हुई होती है और ये उसकी मदद से तैरते भी हैं। तो बच्चों, ये पानी में रहते हैं। जब ये पानी में रहते हैं तो ये किस तरह सांस ले रहे होते हैं? ये अपने स्किन पे मौजूद पोर्स की मदद से सांस ले रहे होते हैं, यानी कि इनकी स्किन के ऊपर कुछ सुराख होते हैं जिनकी मदद से ये सांस ले रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? किस तरह सांस लेते हैं, इनकी बॉडी किस तरह की होती है, सही है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। खुश्की और पानी में रहने वाले जानवर किस तरह के होते हैं, एग्जाम्पल दी मेंढक की। अब हम कहते हैं कि ये तैरेंगे कैसे? तो तैरने के लिए इनके पास झिल्ली होती है, सही है। इनकी बॉडी के ऊपर झिल्ली चली होती है जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी सी होती है, चिकनी चिकनी सी होती है, काई की तरह, ठीक है। उसके अलावा इनके पास लंग्स होते हैं जिसकी मदद से ये खुश्की में सांस ले सकते हैं। इनके पास पोर्स होते हैं, इनकी स्किन के ऊपर पोर्स भरे हुए होते हैं। जिस तरह हमारे पोर्स से पसीने आते हैं, वैसे ये अपने स्पोर्स से क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं। तो ये अपने स्पोर्स से सांस लेते हैं और पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, कीचड़ में भी सर्वाइव कर सकते हैं और खुश्की में भी सर्वाइव कर सकते हैं लंग्स की वजह से, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 3 किस्म के जानवरों को पढ़ लिया कि वो कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स और एम्फीबियंस। अब आगे चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। क्लास वर्क की तरफ जब हम जाते हैं तो फिर आपने क्लास वर्क में ये करना है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस किस तरह पानी, खुश्की, पानी और खुश्की में आसानी सांस ले सकते हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों, आप टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में जो कुछ जानते हैं वो आपने लिख लेना है, ठीक है। यानी कि आप बबल की भी हेल्प ले सकते हैं इसमें, और पेज नंबर 12 पर फर्स्ट पैराग्राफ है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, आप वहाँ से भी हेल्प लेकर आपने इसका आंसर लिखना है। आप चाहें तो पैराग्राफ की सूरत में लिख दें, सही है, चाहे तो आप सेंटेंस की सूरत में लिख दें। पैराग्राफ लिखें या सेंटेंस पॉइंट्स बना के लिखें, एटलीस्ट 5 पॉइंट आपने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एम्फीबियंस की तरफ। तो एम्फीबियंस जो है वो पानी में भी रह सकते हैं बच्चों, खुश्की में भी रह सकते हैं, ठीक है। किस तरह ले रह सकते हैं, यानी कि हमने ये नहीं पूछा वो खाते क्या हैं, पानी में पीते क्या हैं, वो सांस किस तरह ले सकते हैं पानी में, ये बताना है आपको।
तो मैं आपको बता दूं, सांस वो लंग्स के थ्रू के कहाँ ले रहे होते हैं, खुश्की में, और पानी में वो सांस ले रहे होते हैं अपने स्किन की पे मौजूद पोर्स की मदद से। सही है, तो ये बात आपने अपने अल्फाजों में इस क्वेश्चन में लिखनी। ठीक है, ये हमारा क्लास वर्क। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपने क्या काम करना है, इक्वेटिक एनिमल्स के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखने। ठीक है, इक्वेटिक एनिमल्स में हमने किसका जो जिस्म के हिस्से थे वो पढ़े, ऑक्टोपस के नहीं पढ़े, स्टारफिश के नहीं पढ़े, जेलीफिश के नहीं पढ़े, हमने पढ़े फिश के। सही, मछलियों के, जिसमें हमने क्या पढ़ा, स्केल्स, फिन्स, गिल्स। आपने जस्ट उनके नाम लिखने हैं और बताना है कि फिन्स की मदद से क्या करती हैं मछलियाँ, गिल्स की मदद से क्या करती हैं मछलियाँ, और स्केल्स जो है वो उनको क्या हेल्प करता है। स्केल्स का मैंने आपको नहीं बताया था, मैं आपको बता दूं, स्केल की जो है वो चिकने होते हैं ऊपर से। चिकने होने की वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी डैमेज नहीं होती, क्योंकि स्केल्स के अंदर वाली जो उनकी स्किन होती है वो बहुत स्लिपरी सी होती है, यानी कि वो ख़राब हो सकती है। जब भी अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी के ऊपर क्या दिया होता है, स्केल्स दिए होते हैं, ताकि स्केल्स जो है वो उनको प्रोटेक्ट करें, उनकी बॉडी को पानी से बचाएं। सही है, तो इस तरह वो पानी फिसल भी जाते हैं, यानी कि उनको तैरने में भी हेल्प करते हैं स्केल्स, और उसके अलावा उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका होमवर्क है। उसके अलावा आपने क्या करना है, एम्फीबियंस के कोई 5 नाम लिखें। मेंढक के अलावा आपने कोई 5 नाम लिखने हैं एम्फीबियंस के। बुक में सिर्फ एक मौजूद हैं, आप और दूसरी जगहों से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, पर आपने एटलीस्ट 5 नेम एम्फीबियंस के ज़रूर लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, बहुत ही आसान सा होमवर्क है। ठीक है, आसानी आप लोग घर पे कर सकते हैं, तो सारे बच्चे कोशिश करें कि ये होमवर्क घर पे ज़रूर करें। ठीक है, इस चैप्टर का 3rd पार्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।